फाइनेंशियल इंक्लूजन के लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट के अंदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स तक पढ़ लिया था। नाउ इन दिस सेशन वी विल सी पेंशन एंड इंश्योरेंस, कलेक्टिवली दे आर नोन एज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कोई कामदार और उसकी फैमिली को हेल्थ एंड वर्क रिलेटेड इवेंचुअलिटी से सुरक्षित करना। हेल्थ रिलेटेड इवेंचुअलिटी क्या हो सकती है? सिकनेस, मैटरनिटी, आदमी बूढ़ा हो जाए, राइट, ओल्ड एज। वर्क रिलेटेड इवेंचुअलिटी क्या हो सकती है? डिसेबिलिटी, डेथ, एक्सीडेंट कुछ हो जाए। इन सभी चीजों के सामने कामदार और उसके परिजनों को बचाना है। नहीं बचाए तो क्या होगा? ह्यूमन डिग्निटी चली जाएगी, डेस्टिट्यूशन, क्राइम, चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी लाने के लिए अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ? एक सर विलियम बेवरिज था, फिर एक छोटा बेवरिज आया। ये पूरी कहानी ईपीएफओ परीक्षा के लिए काम की है, तो घर पे स्लाइड आराम से पढ़ लेना। हमारे यूपीएससी के लिए काम की चीज ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बोला गया है कि कामदारों को और गर्भवती महिलाओं को जो कारखाने में काम करें, प्रोवाइड देम जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो फैक्ट्री एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अपना इकोनॉमी का चौथा पिलर, वहां पर वो आराम से पढ़ेंगे। ये हुआ आर्टिकल 42। फिर आर्टिकल 41 है कि राज्य ने अपने नागरिकों को मदद करनी होगी। कब मदद करनी होगी? ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब ये मदद करने के लिए क्या करोगे? कोई कानून बनाओगे। पहला कानून बना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत ये कामदारों को मुफ्त में उनका इलाज करवाया जाता है। दूसरा लेके आए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत कामदार के पगार से कुछ पैसा उस ईपीएफओ में जाएगा, मालिक के अपनी जेब से कुछ पैसा डालेगा, एंड लाइक दैट अ बिग कॉर्पस विल बी क्रिएटेड, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। अब ये ईपीएफओ लागू कौन कराता है? अटल प्रधानमंत्री जनधन योजना देख लीजिए, अटल पेंशन वगैरह। सो दैट विल बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। पर जहां तक ये ईपीएफओ की बात है तो वहां लेबर मिनिस्ट्री काम देखती है। वहां पर एक ट्रस्टी बोर्ड रहता है, जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कुल 15 नुमाइंदे रहते हैं। फिर उद्योगपतियों, मालिकों की तरफ से 10 नुमाइंदे, और कामदार, वर्कर, उनके 10 नुमाइंदे। इस प्रकार से एक सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड बनता है। ये ट्रस्टी बोर्ड के अंदर अब केंद्र सरकार की मंशा है कि ये जो एक एक ट्रस्टी मेंबर है उसके ऊपर टर्म लिमिट होनी चाहिए, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर होती है। लेकिन स्वाभाविक है ये जो लेबर यूनियन वाले इधर मठाधीश बैठे होंगे, उनको इससे आपत्ति है, तो विरोध हो रहा है। कह रही ईपीएफओ का एक ट्रस्टी बोर्ड है, ट्राई पार्टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। ये लोग 3 योजनाएं लागू कराते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी वाइज प्रोविडेंट फंड है, फिर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है, और तीसरा है पेंशन। अब ये तीनों योजनाओं के सेलिएंट फीचर क्या है? अगेन फॉर ईपीएफओ एग्जाम्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर मैंने लिंक दी है, वहां पर आप सेलिएंट फीचर पढ़ लेना। बैंक के अंदर जनता पैसा जमा कराती है, वो पैसा बैंक वाले लोन में घुमाते हैं, तो जितना पैसा लोन में घुमा रहे हैं उसका 40% देव टू गिव इन द प्रायोरिटी सेक्टर। तो उसी प्रकार ईपीएफओ में लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा किधर जाता है? उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नॉर्म ये ट्रस्टी बोर्ड ने तय करके रखे हैं कि मिनिमम 45% से लेके मैक्सिमम 50% ऑफ दैट कॉर्पस मनी शुड गो टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आधी रकम तो उधर ही चली जाती है। अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सरकार की तरफ से कितना ब्याज मिलता है? अराउंड 8%। तो अब वहां से जब नीचे कामदार को वो प्रोविडेंट फंड वगैरह में रिटर्न आएगा, तो कोई वहां पर 12% तो मिल नहीं सकता, राइट? जो गंगा बहती है उसी का पानी आएगा। सो देयरफॉर अराउंड 8 to 9% ओनली दे कैन प्रोवाइड। इसलिए बोला जाता है कि भाई जो लोग पैसा ईपीएफओ में डालते रहे हैं तो फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है हाउस होल्ड का, क्योंकि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑप्टिमल रिटर्न्स। ये एक बात। उसके अलावा 35 to 45% ऑफ द कॉर्पस मनी दे कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। अब हमेशा इकोनॉमिक सर्वे वाले सिफारिश करते हैं कि जो कॉर्पस का ज्यादातर पैसा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, तो एनपीए से लड़ सके और इकोनॉमी का ज्यादा विकास हो सके। देन इन इक्विटीज 5 से लेके 15%, बट वो 5% जितना ही जाता है, क्योंकि ट्रस्टी बोर्ड और उसके अंदर जो ये कामदारों के 10 नुमाइंदे बैठे हैं वो हमेशा इसका लेफ्ट विंग माइंडसेट से विरोध करते हैं। नहीं, ज्यादा पैसा अगर शेयर में डाल दिया तो वो कंपनी वाला विजय माल्या की तरह चूना लगा के भाग जाएगा, तो हमारा पैसा डूल हो जाएगा। केंद्र सरकार के अंदर कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो व्यक्ति के रिटायर होने पर उसको केंद्र सरकार पेंशन देती है। वो आदमी मर गया तो उसकी पत्नी को भी पेंशन का पैसा मिलता है। बट ऐसे ऐसे आप पेंशन सबको देते जाएंगे तो फिर सरकार की खुद की फिजिकल डेफिसिट बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए साल 2003 में मनमोहन सिंह ने अनाउंस करवाया कि भाई 1 जनवरी 2004 से जो भी व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन करता है
वो जैसे सवारी अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, ऐसा ये जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने पेंशन के लिए खुद जिम्मेदार रहेगा। इट विल बी कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत आपके ही पगार से पैसा काट के दे दिया जाएगा किसी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस फंड मैनेजर, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह। वो पैसा वहां पर जाएगा एंड लाइक अ म्यूचुअल फंड दे विल इन्वेस्ट इट समवेयर, कि इक्विटीज में डालेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो भी ठीक ठाक मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। लाइक दिस द बास्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और कहां पर कितना निवेश करवाना है वो आप फॉर्म के अंदर आप लिख देंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार अपनी जेब से कोई को कंट्रीब्यूशन करेगी नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी है वो खुद अपने पेंशन के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो आपका पगार से पैसा कट के वहां पर जा रहा है, जो भी रिटर्न आएगा पूरा एक कॉर्पस बनता जाएगा एंड देन यू विल गेट द मनी एट योर रिटायरमेंट। आगे चल के मनमोहन सिंह को लगा कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही क्यों, आम नागरिक को भी इसके अंदर ज्वाइन करने का मौका देना चाहिए। तो साल 2009 में इट वाज मेड ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स, और उसको नाम दिया गया भाई वॉलेंटरी नेशनल पेंशन सिस्टम है। न्यू पेंशन स्कीम से नाम बदल के कर दिया नेशनल पेंशन सिस्टम। वॉलेंटरी इसलिए कि गाड़ी चलाएं तो ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, बट जिंदा रहना है तो पेंशन लेना, इसके अलावा भी चीजें हैं, वहां पर आप डाल सकते हो पैसा। मित्रों, आपने ईपीएफओ के अंदर ज्वाइन किया तो जो मजदूर होता है उसके अकाउंट नंबर का नाम रहता है यूनिफाइड अकाउंट नंबर, और जो मालिक उसमें को कंट्रीब्यूट करता है उसका अपना होता है लिन, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपने एनपीएस ज्वाइन किया है तो वहां जो अकाउंट नंबर उसका नाम क्या होता है, प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। खैर यहां तक चला पहले केंद्र कर्मचारी, फिर उसका विस्तार बढ़ा के सभी नागरिकों को इसके अंदर कवर कर लिया। लेकिन फिर भी एक समस्या थी कि ये एकदम गरीब आदमी वो कैसे ज्वाइन करेगा। तो फिर ऐसे गरीब लोगों के लिए इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अर्थात कि जो ये ईपीएफओ एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर एक्ट, उन ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जिनको लाभ नहीं मिल रहा, इस प्रकार के व्यक्ति वो माना जाएगा दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उनको भी ये पेंशन कवर के अंदर लाने के लिए यही एनपीएस स्कीम और उसका एक सब कंपोनेंट एनपीएस डैश लाइट इनके लिए लागू किया गया। अर्थात ये लोग उसमें ज्वाइन करेंगे, हर साल वो थोड़ा थोड़ा पैसा खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, और सामने सरकार भी इक्वल अमाउंट या 1000 रुपए तक की राशि वो अपनी जेब से करेगी। मतलब ये गरीब आदमी भी पैसा डालेगा, सामने सरकार भी पैसा डालेगी। ऐसा पहले 5 वर्षों के लिए चलेगा। दैट एंटायर स्कीम वाज नोन एज स्वावलंबन स्कीम, या फिर टेक्निकली उसको बोलते हैं एनपीएस लाइट। अब ये एनपीएस लाइट थी, स्वावलंबन था। जब मोदी सरकार आएगी तो इसका नाम बदल दिया और उसे बोला गया अटल पेंशन योजना साल 2015 में। जो भी स्वावलंबन के अंदर गरीब लोगों का सब्सक्रिप्शन हो गया था, दे वेर ऑटो माइग्रेटेड इनटू दिस अटल पेंशन योजना। क्या यहाँ पर मोदी सरकार भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगी? हाँ, मैक्सिमम आप अपनी तरफ से पैसा डालेंगे और सरकार अपनी तरफ से मैच करेगी। मैक्सिमम 1000 रुपीज पहले 5 सालों के लिए, अगर आपने 2016 में तक में ज्वाइन कर लिया। और ये को कंट्रीब्यूशन का लाभ किसको मिलता है? ऐसा व्यक्ति जिसको ईपीएफओ, प्लांटेशन, जम्मू कश्मीर वगैरह एक्ट में जो सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, ऐसा गरीब अनऑर्गेनाइज क्षेत्र का आदमी, उसको ये लाभ मिलेगा। ऊपर ये पूरा काम संचालन कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कोई आम आदमी केवल शौकिया किस्म से इसको ज्वाइन कर सकता है। हाँ, 18 से लेके 40 साल, मतलब 40 साल खत्म होने में एक दिन बाकी हो तब तक आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हर महीने 42 रुपीज से लेके 210 रुपीज आपने कंट्रीब्यूट करने हैं। अब जाके लाइन में खड़ा रह के जमा नहीं कराना है। बैकएंड में आपका जो भी जनधन अकाउंट या ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट है उसके साथ उसको टाइप कर दिया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली द मनी विल बी कट फ्रॉम योर अकाउंट। तो आप 18 साल से ज्वाइन करें या 40 में एक दिन कम है तब तक में ज्वाइन करें, और फिर 60 ईयर्स तक वो पैसा निवेश होता रहेगा। कहाँ निवेश होगा? पीएफआरडीए ऊपर काम देखेगा एंड बैकएंड में वो चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगी। और फिर 60 साल की आयु से आपका हर महीने पेंशन शुरू हो जाएगा। अब पेंशन में कितना पैसा मिलेगा? कम से कम 1000 तो मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5000 पर मंथ मिल सकता है। 1000 मिलेगा कि 5000 की उसके बीच की कोई रकम मिलेगी, वो तो डिपेंड करता है कि शुरुआत में आप हर महीने कितना पैसा डाल रहे थे प्रीमियम में, है ना, 42 to 210 रुपीज, उस हिसाब से ये तय होगा। तो हर महीने जेठालाल को इस प्रकार से पेंशन मिलेगा। हाँ, जेठालाल मर जाए तो फिर क्या उनकी पत्नी दयाबेन को हर महीने पेंशन मिलेगा? हाँ, दयाबेन भी मर जाए तो क्या उनकी बेटी को हर महीने पेंशन मिलेगा? ना, उसको केवल जो प्रीमियम में कुल मिला के रकम भरी थी वो सारी उसको एक साथ वापस मिल जाएगी। अर्थात स्पाउसेस उनको मिलेगा
और उनके देहांत पर जो नॉमिनी होगा, ये तो आसानी से याद रहे इसलिए मैंने ये बेटी का नाम दिया, वरना कोई और तीसरा उनका भाई या वो भी हो सकता है, तो उस नॉमिनी को प्रीमियम की रकम वापस मिलेगी। दूसरी बात, मान लीजिए जेठालाल 18 साल पे ज्वाइन कर लेते हैं और 50 साल तक वो प्रीमियम भरते रहते हैं और फिर मर जाते हैं, तो उस वक्त वो प्रीमियम एंड लमसम फिगर वो स्पाउस को वापस मिल जाएगी, दया बहन को। या फिर वो चाहे तो 50 से लेके 60 साल 10 साल तक वो खुद कंट्रीब्यूट करते रहे, तो फिर 60वें वर्ष से उनका भी पेंशन शुरू हो जाएगा। इस योजना में कोई एनआरआई ज्वाइन नहीं कर सकता और एक व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट में टाइप हो सकता है केवल। कुल मिला के कौन से वर्ष में आप ज्वाइन करेंगे और कितना रुपया भरेंगे तो कितना मिलेगा, वो सारा ये लंबा टेबल दिया है। बस याद रखने लायक कि 42 to 210 यू कैन कंट्रीब्यूट मंथली, और पेंशन आपको कितना मिल सकता है 1000 से लेके 5000 तक। अब 2016 की प्रीलिम में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि अटल पेंशन योजना का क्या लाभ है। इट इज द मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम टारगेटेड मेनली फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। तो आप समझिए यही, अब 1000 से 5000 मेरे आपके लोगों का क्या कर चलेगा, हम तो कहीं LIC कहीं बड़ी चीज में लगाएंगे, राइट। सो इट इज मेनली टारगेटेड एट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। दूसरा, एक कुटुंब का केवल एक ही व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, ये वाक्य गलत है। दया बहन भी ज्वाइन कर सकती थी, बट उसने भी हर महीने फिर पेंशन के लिए प्रीमियम भरना पड़ता। द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। ये वाक्य तो सही, हमने जेठा से दया एंड सो। तो उस हिसाब से आप बाय एलिमिनेशन मेथड आप जाएंगे तो पता चलेगा सी इज करेक्ट, 1 and 3 आर राइट। मित्रों, आप EPF या PPF के अंदर पैसा डालेंगे तो जब पैसा डाला उसमें टैक्स में आपको माफी, उसके ऊपर जो ब्याज चढ़ेगा उसके ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और ब्याज मुद्दल का पूरा पैसा आप वापस निकालेंगे तब भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सो इट हैज एग्जेम्प्ट ई स्टेटस। लेकिन ये NPS के अंदर लास्ट स्टेज है, जब आप रिडीम करेंगे तब टैक्स लगता है। इस कारण से ज्यादातर लोग EPF PPF में जाना पसंद करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम को सब्सक्राइबर खास मिलते नहीं। परिणाम स्वरूप नए बजट में बोला गया कि जब आप विड्रॉ करेंगे NPS में तब भी उसमें से 25% वाली रकम पे टैक्स नहीं मांगेंगे, सो फॉर ऐसे दाव किए गए। और फिर अटल पेंशन स्कीम, इट इज लाइक अ NPS- लाइट स्कीम है ये, पर उसका तो मेन प्रयोजन है गरीब लोगों को कवर करना। वो तो 2.5 लाख की स्लैब में आता ही नहीं होगा, तो अलग से उसको कोई टैक्स का लाभ मिलता है ऐसा नहीं है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो NPS में ज्वाइन करे इसलिए उनको 20% डिडक्शन वगैरह मिलेगा। ये पूरी चीज क्या है, वो CA की परीक्षा के लिए बराबर, अपने UPSC में इतना टेक्निकल आता नहीं, सो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस। अपने लिए ये काम का है। PFRDA ये संस्था साल 2003 में बनी एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, फिर साल 2013 में उसका एक कानून बनाया गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ये क्या काम करते हैं, अलग अलग सभी पेंशन योजनाओं के ऊपर इनका नियंत्रण देखरेख रहती है। साल 2014 से काम किया। FDI पेंशन से क्षेत्र में कितना होगा, तो कानूनन ये बोला गया है कि भाई इंश्योरेंस में जितना होगा उतना इधर होगा, तो 49% इज परमिटेड। अब PFRDA का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर चेयरमैन होता है, नीचे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। अभी चेयरमैन कौन है, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर। ओरिजिनली ही हैड जॉइंड SBI एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 1974। तो देखने वाली बात यह है कि ये PFRDA के चीफ बन गए। फिर IRDA में आप याद करें TS विजयन साहब चीफ हैं, जो कि LIC के करियर ऑफिसर। देन SBI के अंदर अरुंधति भट्टाचार्य, सी इज SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर। RBI के अंदर एक जमाने में M नरसिम्हन गवर्नर थे, ओरिजिनली ही स्टार्टेड एज RBI ऑफिसर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि UPSC में नंबर नहीं भी लगे तो भी जिंदगी में आगे बढ़ने के और भी अवसर रहते हैं। कुल मिला के ये सभी सदस्य रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, सो फॉर्थ। ये PFRDA काम क्या करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करता है और वहां पर फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है। एज अ सब्सक्राइबर यू आर गिविंग मनी, वो पैसा कौन कहां पर निवेश करता होगा, बैकएंड में फंड मैनेजर होंगे, राइट, SBI HDFC वगैरह। तो उन सबको पसंद करने का काम कौन देखता है, PFRDA। ये सभी प्रकार के दूसरे भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पेंशन फंड के ऊपर इसका नियंत्रण रहता है, सिवाय के EPFO, जम्मू कश्मीर, सीमेंट, कोल माइनर्स, आसाम टी प्लांटेशन, ये सब के अपने कानूनन जो भी प्रावधान होंगे, PFRDA का वहां पर दखल नहीं है। पर बाकी जितने भी पब्लिक प्राइवेट पेंशन फंड है उसके ऊपर PFRDA वहां पर क्लाइंट्स पेंशनर के हितों की रक्षा करेगा। और जैसे RBI वाले SLR वगैरह तय करते हैं, IRDA वाले सॉल्वेंसी नॉर्म तय करते हैं, उसी प्रकार PFRDA वाले भी ये पेंशन कंपनियों के ऊपर लिक्विडिटी, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे नॉर्म तय करते हैं। सिविल कोर्ट के पावर रहते हैं और बाकी सभी रेगुलेटर जो काम करे वो ये भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह वगैरह। EPFO में जनता ने जो पैसा डाला वो कहां पर कितना निवेश होगा वो कौन तय करेगा, EPFO के ऊपर जो ट्रस्टी बोर्ड है।
उसी प्रकार अगर एनपीएस में जो पैसा आया तो वो कहां पर कितना निवेश होगा वो कौन तय कर सकता है? कानूनन ये काम पीएफआरडीए ने करना चाहिए, बट इन रियलिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो सारे प्रिस्क्रिप्शन देता है कि फंड मैनेजर ने कम से कम 45% से लेके मैक्सिमम 50% ऑफ द अमाउंट ही हैज टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सो फॉर। उसी प्रकार आरबीआई सेबी आईडीए वाले वो भी अपने अपने कोई ना कोई नियम कर देते हैं जो पेंशन फंड के ऊपर भी लागू होते हैं। परिणाम स्वरूप ये पीएफआरडीए कानूनन तो रेगुलेटर है, बट इन रियलिटी पेपर टाइगर बन के रह गया है। इसी कारण से साल 2016 अक्टूबर के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई कि हम क्या करें ताकि पीएफआरडीए के पास ये सारे रियल रेगुलेटरी पावर्स आ जाएं। तो एक अटल पेंशन योजना हमने समझ लिया। इसके अलावा जानने लायक और कौन कौन सी योजनाएं हैं? साल 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आया वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। नाम से ही सिद्ध है, पेंशन मिलेगा हाँ और बीमा मिलेगा हाँ जब ये चंपक चाचा की विकेट गिर जाए। तो 55 साल की आयु से आपको पेंशन मिलना शुरू होता है, ये चला। अब पेंशन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कुल कितना पैसा निवेश किया। वो ऑपरेट असल में एलआईसी करेगा, वो अमाउंट के ऊपर 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट या तो रोकड़ में आप ले लो या फिर पेंशन के हिसाब से हर महीने ले लो, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। अब मान लीजिए एलआईसी आपकी प्रीमियम का पैसा उसने कहीं पर निवेश किया था और उसको रिटर्न खुद ही कम मिला है तो आपको वो 9% दे नहीं पाएगा, राइट। इन दैट केस भारत सरकार एलआईसी को सब्सिडी देगी ताकि वो आपको तो आपका तो गारंटीड था कि 9% मिले। फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डीमोनेटाइजेशन, और उसके बाद क्योंकि बैंकों के अंदर एनडीटीएल का जमावड़ा बहुत सारा हो गया, ढेर सारा पैसा उनके पास आ गया, तो स्वाभाविक है कि सभी प्रकार के लोन दर कम हो जाएंगे। तो अब एलआईसी वाले किसी प्रोजेक्ट को लोन फाइनेंस करेंगे, उनको भी रिटर्न तो कम ही आने वाला था। इसलिए फिर इस प्रकार के सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बोला कि आपने ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में अगर निवेश किया है तो अगले 10 सालों तक अप टू दिस मच अमाउंट 8% की आपको गारंटी दी जाती है। उससे अगर कम मिलेगा तो हम एलआईसी को पैसा अपनी जेब से देंगे, बट आपको तो 8% दिलवा के रहेंगे। अब वो 8% मतलब ब्याज के स्वरूप में आप एक साथ ले सकते हो या फिर कि पेंशन के स्वरूप में 1 महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 12 महीने, उस हिसाब से आपको मिलेगा। कब? 55 साल की आयु पर। अब ये जो स्कीम को इस प्रकार से रिवैम्प किया गया उसको बोला गया वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना -2017, बशर्त है कि आप अगले 1 साल मतलब 2017-18 के अंदर आप ज्वाइन कर ले, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस थिंग। 8 साल वाला गारंटी। अब तक हमने सोशल सिक्योरिटी में पढ़ लिया ये पेंशन, तो ईपीएफ है, एनपीएस, अटल, एनपीएस लाइट, ठीक। फिर इंश्योरेंस के अंदर देख लिया ईएसआईसी, वो आप खुद से देखना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना एलआईसी चलाती जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। पर ये सारी पेंशन इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आप खुद जिम्मेदार थे अपने लिए, मतलब आपने पैसा जमा कराना था। अगर मुफ्त में ही पेंशन इंश्योरेंस चाहिए तो क्या इसके लिए कोई योजना है? जवाब है हाँ। एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, 1995 से रूरल मिनिस्ट्री वाले ये लॉन्च किया। बीपीएल लोगों को इससे लाभ दिया जाता है। और केंद्र सरकार की जो 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके अंदर 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम है, उसमें से एक योजना ये है NSOAP। उसके सेलिएंट फीचर क्या है? पहले तो पेंशन मिलेगा किसी बीपीएल व्यक्ति को, कब? 60 साल की आयु और उससे ज्यादा। कितना पेंशन मिलेगा? केंद्र सरकार अपनी जेब से 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक कंट्रीब्यूट करेगी। वो डिपेंड करता है कि आदमी कितना बूढ़ा है, एकदम सुपर सीनियर सिटीजन, देन 500 आएगा। साथ साथ राज्य सरकारों को भी विकल्प दिया गया है कि आप चाहें तो आप उसमें और पैसा जोड़ सकते हो। तो केंद्र का पैसा बता ये अखिलेश यादव ने अपने राज्य सरकार का जोड़ा, लाइक दैट दे केम अप विद दैट समाजवादी पेंशन योजना। एक वैसे अपने गुजरात राज्य सरकार ने भी किया कि केंद्र का 200 रुपए हर महीने और राज्य सरकार की तिजोरी से 200 रुपए हर महीने, 400 रुपए आपको पेंशन मिलेगा। और उस योजना का नाम बोल दिया वय वंदना योजना। एक बात। देन कंपोनेंट दूसरा है विडो पेंशन स्कीम। कब मिलेगा? 40 से लेके 59 एज तक। 59 क्यों? क्योंकि फिर 60 एज हो जाएगी तो ओल्ड एज पेंशन चालू हो जाएगा। अभी विडो पेंशन कितना मिलेगा? यहाँ पर भी हर महीने केंद्र सरकार अपनी तरफ से 200 रुपए देगी और राज्यों को छूट है कि वो और ऐड कर सकते हैं। तो गुजरात सरकार ने ऐसा किया कि 200 केंद्र के प्लस अपनी जेब से इतने पैसे कि वो महिला को और उसके आश्रित जो बालक हैं उनको कुल मिला के 750 रुपए और उससे थोड़ी अधिक राशि मिल सकती है। वो पूरी योजना का नाम है गुजरात निराधार विधवा सहाय योजना। सिमिलरली डिसेबल व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति को मिलेगा 18 साल से लेकर 59 की एज तक। 59 क्यों? क्योंकि 60 पे तो वो ओल्ड एज उसका चालू हो जाएगा। वहां पर भी सिमिलर स्कीम और उसको गुजरात के अंदर नाम है संत सूरदास स्कीम।
अब ये सभी योजना बीपीएल व्यक्तियों के लिए। अब ऐसा बीपीएल कुटुंब है और उसके अंदर प्राइमरी ब्रेड विनर का देहांत हो जाता है तो वन टाइम इंश्योरेंस के स्वरूप में केंद्र सरकार 10,000 रुपए देगी। राज्यों को भी छूट है, तो गुजरात राज्य सरकार 10,000 अपनी जेब से, तो कुल मिला के क्या हुआ 20,000 रुपए, और उसको बोला गया है गुजरात के अंदर संकट मोचन योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस स्कीम। और आखिर में अगर कोई गरीब सीनियर सिटीजन जिससे ऊपर की एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो उसको हर महीने 10 किलो मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। ऐसी पीछे से योजना लॉन्च की गई जिस उसका नाम था अन्नपूर्णा। तो कुल मिला के वो भी ये एनएसओएपी का ही हिस्सा है, अन्नपूर्णा स्कीम। वहां पर भी राज्यों को छूट है कि एडिशनल अगर चाहे तो कुछ दे सकते हैं, बट मे भी गुजरात सरकार को लगा कि 10 किलो अनाज काफी है, सो डायरेक्टली दैट स्कीम इज गोइंग ऑन। तो मित्रों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर बैंकिंग समझ लिया, क्रेडिट समझ लिया, इन्वेस्टमेंट, वहां पर स्मॉल सेविंग, पेंशन, और पेंशन में अटल पेंशन, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये रूरल डेवलपमेंट का एनएसओएपी वो समझ लिया। नाउ वी विल फोकस ऑन द इंश्योरेंस स्कीम। एज सच इंश्योरेंस एज अ सेक्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और वहां पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के मेजर्स में क्या इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनके ऊपर ये रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन है ताकि गरीब लोगों को नेट में लेके आए। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की सुविधा है ताकि गरीब आदमी के साथ भी कुछ नाइंसाफी कर रहा है कंपनी वाला, वो जाके फरियाद कर सके। इंश्योरेंस के अंदर एजेंट्स मिस सेलिंग करते हैं तो उनके सामने लड़ने के लिए 2015 में सुधार किए गए। 26% से बढ़ा के 49% एफडीआई की अनुमति दी गई ताकि और विस्तार बढ़े, कंपटीशन बढ़े, प्रीमियम रेट कम आए, गरीब लोगों को नेट पे कवर कर सके। तो ये सारी बातें तो हम इंश्योरेंस सेक्टर लेक्चर के अंदर आराम से पढ़ चुके हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम ऐसी स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में गरीबों को कवर करने में मदद मिलती है। सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने में पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च की। कुल मिला के 6 थी। हाल की तारीख में उनका नाम है ये सुरक्षा, सुविधा, सुमंगल, युगल सुरक्षा, बाल जीवन। फिर आगे चल के लगा कि नहीं, ग्रामीण लोगों को भी इसका लाभ देना चाहिए, केवल कर्मचारी नहीं, गांव के सभी लोगों को। तो फिर 6 और नए प्लान लॉन्च किए गए। बेसिकली वो जो पहले नाम है उसके आगे ग्राम जोड़ दो, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, एक नाम खाली अलग से एक ग्राम प्रिया है, उतना ही। अब ये भी याद इसलिए रखने की इंडिया ईयरबुक में दिए हैं, और मैंने आपको बोल दिया ताकि कान में एक बार पढ़ा हो तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग तो ठीक हो जाएगा। रटना नहीं है, बस एक बार कान में पढ़ा होना चाहिए। पोस्ट डिपार्टमेंट का इसके अलावा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी योगदान है कि वहां से आप यूटीआई के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, आदमी अपने परिजनों को मनी ट्रांसफर कर सकता है, मनी ऑर्डर, रेमिटेंस। ठीक, पोस्ट ऑफिस की खुद की सेविंग बैंक, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, और 2017 से तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लॉन्च हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन दिस वे, पोस्ट डिपार्टमेंट का वित्तीय समावेशन में काफी बड़ा योगदान है। उसके अलावा नई योजनाएं क्या, साल 2015 में मोदी सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब नाम से ही सिद्ध है, जीवन ज्योति है तो जीवन ज्योति चली जाएगी तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा, मरने पर क्या मिलेगा, किसी भी प्रकार से आप मर गए 2 लाख रुपए मिलेंगे। दिस इज वन ईयर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर में पढ़ाया था, टर्म इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, सिलेक्टेड टर्म के लिए 1 साल के भीतर ही। अब मर गए तो 2 लाख मिलेंगे, नहीं मरे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपने जो प्रीमियम भरा है वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कौन निवेश कर सकता है, भारत का कोई भी व्यक्ति फ्रॉम 80 to 50 ईयर्स एज, कितना पैसा उसने डालना है, हर साल 330 रुपए भरने पड़ेंगे, और वो भी आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाएंगे। और वो 330 का इंटरनल ब्रेकअप क्या है कि बैंक का कितना चार, एजेंट का कितना वगैरह, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। बस की 330 भी याद करने की जरूरत नहीं, बस की रकम भरनी पड़ती है। यहाँ पर क्या है, एनआरआई लोग अर्जी डाल सकते हैं हाँ, बट उन्होंने अपना पेमेंट जो भरेंगे और मरने पर जो रोकड़ा मिलेगा, ऑल दोज हैव टू बी इन रूपी करेंसी ओनली। और ये सारा प्रीमियम का पैसा आएगा तो वो LIC, इवन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाएगा, और वो सारा प्रीमियम का पैसा वो कहीं शेयर बाजार में कंपनियों को निवेश में डालेंगे, एंड देन द एंटायर कॉर्पस एंड मनी विल बी जनरेटेड। और यहाँ डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं कि जेठालाल ने सब्सक्राइब किया और वो 1 साल के अंदर मर जाएंगे तो दयाबेन को पैसा मिलेगा। इफ ही हैज नॉमिनेटेड दयाबेन एज द बेनिफिशियरी, फिर बबीता जी का नाम लिख के गया तो बात अलग। एनीवेज, साल 2015 में एक दूसरी भी योजना लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है, दिस इज 1 ईयर टर्म एक्सीडेंट कम डेथ कवर। टर्म तो आप समझते हैं, मतलब 1 साल के भीतर ही या एक्सीडेंट हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और प्रीमियम कितना भरना है, यहाँ पर कम है 12 रुपए।
जीवन ज्योति में तो 18 से लेके 50 की आयु तक, यहाँ थोड़ा और रिलैक्स है, 18 से लेके अप टू 70 ईयर्स एज तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब केवल जेठालाल नहीं, उसके ऊपर उसके पिता चंपकलाल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनआरआई राजेश कुत्रपाली भी ज्वाइन कर सकता है, बट शर्त वही रहेगी कि सारा भुगतान और वापस पैसा है दैट इज इन रूपी करेंसी ओनली। ये जो पूरा पैसा आपने प्रीमियम में भरा वो कहाँ जाएगा? ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस है। तो 4 पब्लिक सेक्टर की और बाकी जितनी 11-12 प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके पास जाएगा। दे विल इन्वेस्ट समवेयर और फिर कॉर्पस बनेगा और फिर आप मर गए तो पैसा मिलेगा। हर एक केस में मरे तो पैसा नहीं मिलेगा, ओनली इन द एक्सीडेंटल डेथ, मतलब कि मर्डर है, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट हो गया ऐसा कुछ, तो उस वक्त आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। प्लस एक्सीडेंट पे अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो भी पैसा मिलेगा। अगर कोई आपका एक अंग, 1 आई, हैंड या 1 लेग चला गया तो 1 लाख मिलेंगे। अगर 2 या उससे अधिक अंग चले गए तो मैक्सिमम 2 लाख ही मिलेंगे। फिर ऐसा नहीं कि 2 आंख 2 हाथ और 2 पैर चले गए तो 6 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है इधर। किस केस में आपको पैसा नहीं मिलेगा? अगर मरोगे नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो कोई पैसा नहीं। अगर नेचुरल कॉज से आपका डेथ हो गया, चंपकलाल बुढ़ापे के कारण ही मर गए, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा पैसा चाहिए था देन यू वुड गो एंड बाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। उसी प्रकार अगर जेठालाल ने सुसाइड कर लिया तो भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा चाहिए था तो जीवन ज्योति योजना और वहां पर ज्यादा प्रीमियम 330 रुपए वो भरो, ये 12 रुपए में सारा नहीं मिल सकता। एंड लास्टली, आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो केवल वो अंक के हिसाब से 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, 2 लाख मिल सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का अलग खर्चा नहीं, मतलब कि अगर एक आंख चली गई हो और वो उसका पूरी दवा दारू का खर्चा 1.5 लाख, तो आपको मैक्सिमम 1 लाख ही मिलेंगे, 1.5 लाख नहीं। याद कैसे रखना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो SUI, तो सु मतलब सुसाइड कैंसल, सुसाइड किया तो पैसा नहीं मिलेगा। और जीवन ज्योति JJ, तो जीवन ज्योति, वो ज्योति चली गई तो आपको पैसा मिलेगा, किसी भी केस में पैसा मिलेगा, किसी भी केस में आपका डेथ हो गया तो पैसा मिलेगा। मारपीट के याद रखना, वी हैव टू पास द प्रीलिम, दैट्स ऑल। इसके अलावा साल 2000 के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, मतलब कि ये कॉबलर है, ठीक है, फिशरमैन एंड सो फॉर्थ, इन लोगों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई, जनश्री बीमा योजना। मतलब इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रकार का कुछ बना के पूरे सभी का कवर कर देंगे। और वहां पर 30,000 से लेकर 75,000 तक मिलेंगे ऑन डेथ एंड डिसेबिलिटी। और वहां पर ये BPL और मार्जिनली APL फैमिली, इन सबको मुफ्त में ये पूरा लाभ मिलता था। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, जो सब कंपोनेंट था शिक्षा सहयोग योजना। लेकिन आगे चल के ये सारी चीजों को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम हो गया आम आदमी बीमा योजना। LIC उसको लागू करता है, साल 2015 से ये काम कर रहा है। BPL और मार्जिनल APL के लिए पूरी चीज मुफ्त है। पिछले वर्ष ये आम आदमी बीमा योजना में सरकार ने बजट में करीब 450 करोड़ अलॉट किए थे, और इस साल 350 करोड़, मतलब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर दे मे मर्ज दिस आम आदमी बीमा योजना विद सुरक्षा बीमा योजना, बिकॉज बेसिकली बोथ आर एक्सीडेंट कम डेथ टाइप की योजना है। तो मित्रों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम, तो लाइफ इंश्योरेंस में रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जीवन ज्योति योजना, फिर जनरल इंश्योरेंस के अंदर एक्सीडेंट कम डेथ के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कलेक्टिवली दे आर नोन एज जन सुरक्षा योजना, और दोनों को लागू कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा BPL कुटुंबों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और किसानों के लिए फसल बीमा योजना है। ESIC वाले अपनी तरफ से एक्सीडेंट कम डेथ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की अलग अलग योजना चलाते हैं। वो सेल्फ स्टडी में आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना। वो ESIC की खुद की परीक्षा के लिए काम की, अपनी UPSC में इतने बहुत उसके सवाल पूछते नहीं है। वी विल ओनली फोकस नाउ ऑन द रिमेनिंग स्कीम। ये BPL के लिए कौन सी और फसल बीमा क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द BPL फैमिलीज, 2008 में लेबर मिनिस्ट्री वालों ने लॉन्च करवाई। फिर आगे चल के इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दिया। 5 व्यक्तियों का एक ऐसा कोई भी BPL कुटुंब इसके अंदर एलिजिबल है। कोई एज लिमिट है नहीं, बस एक बार उन्होंने 30 रुपए भर के रजिस्ट्रेशन कराना है। बाकी कोई हर महीने हर साल कोई प्रीमियम नहीं भरना, वो केंद्र सरकार खुद से देखती है। लाभ क्या मिलेगा? ये पूरे फैमिली के अंदर कोई भी सदस्य बीमार हो गया तो 30,000 रुपए तक की उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन वो पहले से बीमार है तो भी उसको इसका लाभ मिलेगा। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कराया दिला तो भी उसको लाभ मिलेगा। उसको एक स्मार्ट कार्ड दे देंगे, उसकी मदद से हो जाएगा, स्वाइप किया, कैशलेस पूरा काम हो जाएगा। और अगर ये व्यक्ति मर गया तो 25,000 का एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर इंश्योरेंस भी मिल सकता है, और
प्राइमरी ब्रेड विनर जब मर गया तो 15 दिनों तक उसके और कुछ काम ढूंढे, वापस धंधे पे लगे, तब तक उनको थोड़े थोड़े 50 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा विकलांग लोगों के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पीएच, उसके नीचे का नेशनल ट्रस्ट, वो एक योजना लेके आए, निराम्य हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर तो प्रीमियम भरना पड़ता है और आपको 1 लाख रुपए तक की ट्रीटमेंट मुफ्त में हो जाएगी। फिर किसानों के लिए क्या, पहले भी योजनाएं थी, बट साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना के पुरानी योजनाओं को खत्म किया गया। आपको फसल लगाने के पहले और फसल लग जाने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद तक पूरा इंश्योरेंस कवर है। मतलब आपने बीज खरीद के रखे थे लेकिन बाढ़ आ गई और आप खेती नहीं कर पाए तो भी इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। आपने खेती की थी, गेहूं काट के रखे थे, बाढ़ में बह गए तो भी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। और ये सारा पैसा कैसे मिलेगा, उसके अधिकारी रिमोट सेंसिंग से, स्मार्टफोन से पूरा एनालिसिस करके सीधे आपके खाते के अंदर पैसा जमा कर दिया जाएगा। ये पूरी बीमा योजना है तो बीमे में प्रीमियम भरना पड़ता है। तो आपकी कितनी एकड़ जमीन है, उसमें कितनी फसल, उस हिसाब से प्रीमियम। अब मान लीजिए 100 रुपए प्रीमियम भरना है तो खरीफ क्रॉप में केवल 2 रुपए ही किसान ने भरने, बाकी 98 गवर्नमेंट विल बियर। सिमिलरली रबी क्रॉप तो 1.5%, हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप तो 5%। टोटल इंश्योरेंस का इतना ही हिस्सा किसान ने भरना है, बाकी भारत सरकार खुद देखेगी। अब ये सारा पैसा ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फिर प्रीमियम का पैसा जाएगा, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को भी जाएगा, सरकारी अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा भी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं सरकार की। लास्ट इंश्योरेंस सेक्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो प्रीमियम का सारा पैसा इन सभी के पास जाएगा। दे विल इन्वेस्ट इट समवेयर इन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड शेयर मार्केट, और फिर वहां से माल मिलेगा। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, देन यू विल गेट द मनी। साल 2016 यूपीएससी प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया कि भाई ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या होता है। किसी भी प्रकार के क्रॉप के ऊपर केवल 2% प्रीमियम भरना पड़ता है, रॉन्ग। हॉर्टिकल्चर है तो 5% भी भरना पड़ सकता है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। इस योजना में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर किया है। हाँ, हमने देखा कि साइक्लोन कुछ वगैरह आ गया और आप नहीं बेच पाए, देन ऑल्सो यू गेट द मनी। तो मतलब उस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आपने चारों पिलर खत्म कर दिए, बैंकिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। अब प्रश्न होता है, भाई ये अटल पेंशन योजना क्या लाभ मिलता है। आज से जुड़ गए, 20 साल बाद करीब 5,000 हर महीने मिलेंगे। अब उस जमाने में 5,000 की भी कीमत आज के 500 रुपए तक की हो जाएगी। ये जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा में क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए एक बार मिल जाएंगे। आज की हालत में पूरा एक साल भी 2 लाख रुपए में निकालना मुश्किल है शहरों में। क्या ये योजनाओं में निवेश करने से कोई अलग से एडिशनल टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे हैं? नहीं। तो फिर ये जुमलेबाजी में ऐसी योजनाएं चालू करने का क्या मतलब है, समझते हैं। रोशन सिंह सोढ़ी को बोला जाए कि ये अमूल का वेनिला आइसक्रीम है, 1 लीटर का पार्टी पैक 100 रुपए में आप खरीदोगे? हाँ, वो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए में पार्टी पैक आप खरीदेंगे तो इंडिविजुअल कप से वो आपको सस्ता पड़ेगा, और उसको तो आइसक्रीम खाने के लाभ पता है। बट यही चीज अगर आप कोई गरीब आदमी को ऑफर करेंगे, क्या वो खरीदेगा? नहीं। हमको तो वो बर्फ का गोला खाने की आदत है और उसके अंदर जो प्रदूषित पानी और जहरीले केमिकल होते हैं उससे बीमार पड़ने की आदत है, राइट। इन अदर वर्ड्स, वो पॉन्जी स्कैम, चीट फंड स्कैम, वहां पर हमको तो पैसा लगाने की आदत पड़ गई है। ये ऑर्डिनरी स्कीम में हमको आने का कोई डर लगता है। तो ऐसे लोगों को फिर ये 100 रुपए का एक साथ पार्टी पैक आप नहीं बेच सकते। ये 10-10, 20-20 रुपए के आप छोटे कप बेचिए, और पहली बार में वो 5 लोगों का फैमिली है तो हो सकता है वो केवल 3 ही कप खरीदे, है ना। पर एक बार उसको फिर टेस्ट लग गया, भाई ये तो स्वाद में भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसको खा के तो बीमार भी नहीं पड़ते जैसे वो चीट फंड और पॉन्जी फंड में पड़ जाते थे, देन ही विल फील अट्रैक्टेड। फिर आगे चल के आपको उस व्यक्ति को अलग अलग दूसरी योजनाएं दे सकते हैं। LIC की है, NPS है, बड़ी वाली योजनाएं। सो माय पॉइंट इज, ये सारी बात बराबर कि अलग से कोई एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट नहीं है, कोई रिटर्न में आपको ढेर सारी आवक हो नहीं रही है, बट वो सब करने के लिए तो मिडिल क्लास फैमिली के पास ये LIC, PPF वगैरह है ही। ये जो 10-20 रुपए की योजना है, दैट इज फॉर द स्मॉल पीपल टू गेट देम इनटू दिस नेट ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस। एक बार उनको इसकी आदत लगानी है। पहले भी योजनाएं तो चली, पर वहां सरकार प्रीमियम का सारा पैसा अपनी जेब से डालती थी, अर्थात या तो गरीब आदमी को पता नहीं रहता था, या फिर कि वो जब लेने जाता पैसा तो वो अधिकारी उसके अंदर अपना बीच में हिस्सा मांगते थे। पर यहाँ तो गरीब आदमी अपनी बचत का पैसा सीधा डाल रहा है, पूरा डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह से बैंक में जमा हो रहा है, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू क्लेम द मनी, ही विल बी मोर असर्टिव।
कंपेयर टू दी ऑर्डिनरी प्रीवियस स्कीम, जब पूरी ही उसके ऊपर माई बाप की तरफ दी जाती थी। हो सकता है ये इसके पेरेंट तो छोटी वाली है 12 रुपये या 350 रुपये वाली कोई योजना में ज्वाइन करे, बट फिर उसके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, वो जब मिडिल क्लास में आएंगे, देन दे विल रिमेंबर ओके ये सब करना जरूरी है, देन दे विल परचेज दिस LIC एंड अदर थिंग्स। तो सेकंड जनरेशन में तो बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से सभी गरीबों का अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें तो उन सबकी लाइफ सेट हो जाए। एज फॉर सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन इंश्योरेंस, ई फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उन्हें लोन मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, इवन पगार का पैसा मनरेगा वगैरह वो भी सीधा उनके खाते में जमा हो जाए। एंड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, मजदूर यहाँ काम कर रहा है और वतन में अपने परिजनों को पैसा भेजना चाहता है, सिक्योरली ही कैन रेमिट द मनी, और अभी जो पोस्ट वगैरह के अंदर चार्ज होते हैं उससे सस्ते में वो काम हो जाए जब पेमेंट बैंक वगैरह बने। तो ये सारे लाभ हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने से इस प्रकार से लोगों को पॉन्जी स्कीम, मल्टीलेयर मार्केटिंग स्कीम, मनी लेंडर, उसके डेट ट्रैप और सुसाइड, उन सब से हम बच सकते हैं। इन गरीब लोगों की सारी बचत का पैसा हम निवेश के स्वरूप में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ में ला सकते हैं। गोल्ड, रियल एस्टेट के जो अभी चाम है और उसके अंदर ब्लैक मनी की समस्या, उसे लड़ सकते हैं। आदमी डेथ और डैमेज की इवेंचुअलिटी से सुरक्षित है फैमिली, तो फिर चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब में भी कमी आएगी। जापान, कोरिया, USA, इनको ये सब लाभ पता थे। दे स्टार्टेड दिस थिंग फ्रॉम 50s एंड 60s इटसेल्फ, इसलिए उनके यहाँ सोशल हार्मनी इतनी है, विमेन एम्पावरमेंट इतना है, तो हमने भी ये करना पड़ेगा। प्लस वट एवर द एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, जो मैंने आपको MDR और भीम ऐप के अंदर पढ़ाए थे, वो सारे आप यहाँ पर ऐड कर दे तो ये सारे लाभ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को फाइनेंशियल नेट में लाने के लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजनाएं, अटल पेंशन, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, जनधन योजना वगैरह, ये तो है। और इसके पहले कांग्रेस सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं थी, परंतु फिर भी ये स्कैम तो हो ही रहे थे, राइट। तो समझना ये है कि केवल कोई योजना लॉन्च कर देना पर्याप्त नहीं है। यू हैव टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल्सो। वित्तीय साक्षरता लोगों में डालनी चाहिए कि भाई आप ऐसी योजना नहीं, ये बैंक में पैसा डालना चाहिए, इसके ये लाभ है, ये जागृति आपने फैलानी है। तब जाके फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, तब जाके लोग अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाएंगे, और तब जाके उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी कि खर्चे कम और सामने बचत ज्यादा होगी। दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज एंड अदर अनसर्टेनिटीज, और ऐसा करने पर अंत में उनका मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब इससे कोई निबंध या मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज अ मीन्स टू इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये वित्तीय समावेशन के जरिए वो एक प्रकार का तरीका है, एक हथियार है, साधन है, जिसकी मदद से हम लोग मानव विकास कर सकते हैं। ये बात की आप समीक्षा कीजिए। तो आसान है, व्याख्या से शुरुआत करो। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? प्रत्येक भारतीय को ये बैंकिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस नेट के अंदर लाना, वो प्रक्रिया का नाम फाइनेंशियल इंक्लूजन है। उससे क्या मदद मिलती है, मैंने आपको लाइफ सेट हो जाए वो पढ़ा दिया। फिर सेकंड बॉडी में, पर ये केवल इतना नहीं, उसके साथ उनका फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह भी स्प्रेड करनी चाहिए, देन इट कैन हेल्प। सो कंक्लूजन क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन कंबाइंड विद फाइनेंशियल लिटरेसी, यस, देन इट कैन हेल्प एज अ टूल, एज अ मीन टू इम्प्रूव द ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। एक और बात दोस्तों, ये पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम कलेक्टिवली दे आर सोशल सिक्योरिटी, प्लस मैटरनिटी बेनिफिट और दूसरी भी चीजें आएंगी। सो कलेक्टिवली दे आर सोशल सिक्योरिटी। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, वो चीज अलग है। सामाजिक न्याय में ये सारी चीज तो आएंगी जब आप बैकवर्ड कम्युनिटी, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, उन सबको इसमें जोड़ दे, राइट। जैसे कि अपनी ये लोन योजना है, तो वहां पर 40% PSL है, बट वहां पर भी 10% हैज टू गो टू द वीकर सेक्शन, तो वो एक प्रकार से सोशल जस्टिस का काम हुआ। फिर ये सिडबी की स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसके अंतर्गत SC/ST एंटरप्रेन्योर को लोन में पैसा देना है। पढ़ो परदेश, जिसके अंदर माइनॉरिटी अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लेती है, वहां पर मदद मिलती है, राइट। प्लस रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिशन, इलेक्शन, प्लस देयर सिविल राइट्स, एट्रोसिटी प्रिवेंशन, पर्सनल लॉज, ये सारे सुधार, तो उससे जो काम होता है दैट इज कंबाइंड कलेक्टिवली सोशल जस्टिस। और वहां पर भी महिलाओं पे ज्यादा जोर दिया जाए, उनके लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट है, उनके लिए इक्वल पे है, डोमेस्टिक वायलेंस से लड़ने के लिए, एंड सो फॉर्थ, तब जाके मिलेगा जेंडर जस्टिस, राइट। और ये सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, कुल मिला के ये सारी चीजें क्या है? साधन है, हथियार है। अंत में अपना हमेशा गोल क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वांगी विकास वगैरह वगैरह। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कई बार विद्यार्थी आके बोले, सर मेरा तो मेंस का, निबंध का इंटरव्यू बहुत जोरदार गया, पर मार्क अपेक्षा के हिसाब से आते नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो बिना जो शब्द
फिर ध्यान दिए बिना जो दिमाग में आ गया वो सारी चीज लिख देते हैं। जब सोशल सिक्योरिटी पूछे तो जवाब अलग होगा, सोशल जस्टिस पूछे तो जवाब अलग होगा, जेंडर जस्टिस पूछे तो जवाब अलग होगा। हर एक जगह पर सोशल सिक्योरिटी का एक दो पॉइंट आप लिख ही सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्वेश्चन उस हिसाब से आपने पॉइंट्स को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स खींच सकते हो। एनीवेज फ्रेंड्स, भगवान की मेहरबानी से अब अपना फर्स्ट पिलर इज कंप्लीटली ओवर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन सब खत्म। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पिलर, दैट इज पब्लिक फाइनेंस, बजट, अपना जीएसटी, ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन के असर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एफआरबीएम पैनल का रिपोर्ट एंड सो ऑन। वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे।